हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हूँ कुछ प्रश्न जो बीएसएससी, एसएससी एवं रेलवे द्वारा आयोजित होने वाले जितने भी तरह के एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं जो कि रीजनिंग से है। प्रश्न है कि निम्न में से भिन्न कौन सा है। तो ऑप्शन ए देखते हैं बी सी यू भी। अल्फ़ाबेट के अनुसार बी के बाद सी आता है, यू के बाद बी आता है। ऑप्शन बी में डब्ल्यू के बाद एक्स आता है, आर के बाद एस आता है। ऑप्शन सी में एम के बाद एन आता है, टी के बाद यू आता है। लेकिन ऑप्शन डी में जे के बाद के आना चाहिए, जी के बाद एच आना चाहिए। लेकिन यहाँ ऑप्शन डी में जे के बाद एल दिया हुआ है और जी के बाद आई दिया हुआ है, यानी कि दो दो का अंतर इसमें हो रहा है और सबों में जो है एक एक का अंतर है। इसलिए इनमें से भिन्न जो है ऑप्शन डी है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी JLGI हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि BCD जिस तरह से GFE से संबंधित है उसी तरह से HIJ से कौन निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित है। तो देखिए BCD GFE से किस प्रकार संबंधित है। B में 5 जोड़ा गया तो G आया, C में 3 जोड़ा गया तो F आया, D में 1 जोड़ा गया तो E आया। इसी तरह से HIJ में भी करना होगा। H में 5 जोड़ेंगे तो M आएगा, I में 3 जोड़ेंगे तो L आएगा, J में 1 जोड़ेंगे तो K आएगा। यानी कि HIJ जो है वो MLK से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी MLK हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि 435 जिस तरह से 768 से संबंधित है उसी तरह से 324 निम्न ऑप्शन में से किससे संबंधित है। तो देखिए 435 जो है 768 से किस तरह से संबंधित हो रहा है। इसमें 4 में 3 जोड़ा जा रहा है तो 7 आ रहा है, 3 में 3 जोड़ा जा रहा है तो 6 आ रहा है, 5 में 3 जोड़ा जा रहा है तो 8 आ रहा है। इसी तरह से 324 में भी करना होगा। 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आ जाएगा, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 आ जाएगा। यानी 324 जो है 657 से संबंधित हो जाएगा। जिस तरह से 435 768 से संबंधित है उसी तरह 324 जो है 657 से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चौथा प्रश्न है यदि GECA का अर्थ 8642 हो तो HFBD का अर्थ क्या होगा। तो देखिए GECA का अर्थ 8642 किस तरह से हो रहा है। G में 1 जोड़ा जा रहा है तो 8 हो रहा है, E में 1 जोड़ा जा रहा है तो 6 हो रहा है, C में 1 जोड़ा जा रहा है तो 4 हो रहा है और A में 1 जोड़ा जा रहा है तो 2 हो रहा है। यानी कि GECA में सभी में एक एक जोड़ करके लिखा जा रहा है अंकों में। इसी तरह से HFBD में भी होगा। H में 1 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, F में 1 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, B में 1 जोड़ेंगे तो 3 आएगा और D में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 9735। पांचवा प्रश्न है कि AC जिस तरह से CF से संबंधित है उसी तरह से MO निम्नलिखित ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। तो देखिए AC CF से किस तरह से रिलेटेड है। तो A में 2 जोड़ा जा रहा है तो C आ रहा है और C में 3 जोड़ा जा रहा है तो F आ रहा है। इसी तरह से MO में भी होगा। M में 2 जोड़ेंगे तो O आएगा और O में 3 जोड़ेंगे तो R आएगा। यानी कि MO जो है OR से संबंधित होगा। यानी कि इसका आंसर ऑप्शन डी OR हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरे वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। छठा प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी WC बैनर्जी है। सातवां प्रश्न है कि नीलंबी घाटी साधारण रूप में पाई जाती है
ऑप्शन है ऊंचे पर्वतों में, दूसरा ऑप्शन है उत्तर ध्रुवीय प्रदेशों में, तीसरा ऑप्शन है हिमनादित क्षेत्रों में और चौथा ऑप्शन है तटीय कटिबंध में। तो इसका सही उत्तर है हिमनादित क्षेत्रों में। 8वां प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूरत। 9वां प्रश्न है जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अपसौर कहा जाता है। 10वां प्रश्न है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही उत्तर है लखनऊ में हुआ था। 11वां प्रश्न है कि एक 8 सेंटीमीटर लंबी मोमबत्ती 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर की दर से जल रही है एवं दूसरी मोमबत्ती जिसकी लंबाई 5.5 सेंटीमीटर है 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर की दर से जल रही है। कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान हो जाएगी? तो मान लेते हैं कि टी घंटे के बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान हो जाती है। तो देखिए टी घंटे के बाद 8 सेंटीमीटर जो लंबी मोमबत्ती है उसकी लंबाई और टी घंटे के बाद जो 5.5 सेंटीमीटर की मोमबत्ती है उसकी लंबाई दोनों एक समान हो जाएगी। तो देखिए टी घंटे के बाद 8 सेंटीमीटर जो लंबी मोमबत्ती है वो कितना बच जाएगा? 8 - 3t/2, क्योंकि 2 घंटे में 3 सेंटीमीटर जलता है मोमबत्ती, 1 घंटा में 3/2 सेंटीमीटर जलेगा, तो टी घंटा में 3t/2 सेंटीमीटर जलेगा। तो बच जाएगा कितना? 8 - 3t/2। इसी तरह से 5.5 सेंटीमीटर जो लंबी मोमबत्ती है वो टी घंटे के बाद कितना बचेगी? 5.5 - 2t/3, क्योंकि 3 घंटे में 2 सेंटीमीटर जलती है, 1 घंटे में 2/3 जलेगी और टी घंटे में 2t/3 जलेगी। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो t बराबर 3 घंटा आ जाएगा, यानी कि 3 घंटा के बाद जो है दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान हो जाएगी। दोस्तों 12वां प्रश्न है एक शंकु का व्यास 10 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 12 मीटर है, तो शंकु का आयतन क्या होगा? तो देखिए शंकु का व्यास 10 मीटर दिया हुआ है तो r बराबर होता है व्यास बटा 2, यानी कि 10/2 5 मीटर हो जाएगा r, और h ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर। शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। सबका मान पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7, r जो है 5 मीटर निकला है 5 का स्क्वायर, h 12 मीटर दिया हुआ है तो h की जगह 12। इसको कैलकुलेशन करने के बाद जो है शंकु का आयतन 314.2/7 क्यूबिक मीटर आएगा। 13वां प्रश्न है कि एक आदमी साधारण ब्याज पर 800 रुपया लगाया जिसमें 4 वर्षों के बाद वह मूलधन बढ़कर 940 रुपया हो जाता है। अगर ब्याज की दर 2.5% बढ़ा दी जाए तो मिश्रधन 3 वर्षों के बाद लगभग कितना हो जाएगा? तो देखिए यहाँ मिश्रधन 940 दिया हुआ है और मूलधन 800 रुपया, तो ब्याज निकल जाएगा 140 रुपया। दर मान लेते हैं कि x% है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। ब्याज का मान पुट करते हैं, मूलधन 800 दिया हुआ है, समय 4 वर्ष है, दर x% मान लिए बटा 100 हो गया, तो दर बराबर 4.37% निकल रहा है, यानी x बराबर 4.37%। अब कह रहा है कि यदि दर को 2.5% बढ़ा दी जाए तो 3 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा? तो 4.37% दर निकला, उसमें 2.5% और जोड़ देंगे तो अब दर हो जाएगा 6.87%, जो लगभग 7% के बराबर है। तो कह रहा है 3 वर्षों के बाद मिश्रधन क्या होगा? तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। अब मूलधन का मान 800 रखेंगे, अब ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 होता है, इसका मान पुट करेंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा 968 रुपया, यानी कि 3 वर्षों के बाद जो है 2.5% दर को बढ़ा देने के बाद मिश्रधन 968 रुपया हो जाता है।
14वां प्रश्न है कि 40 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सभी आदमी एक साथ कार्य करना शुरू किए, परंतु 10 दिनों के बाद 10 आदमी कार्य करना छोड़ दिए, तो शेष कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे? तो देखिए, 30 दिन में एक कार्य पूरा होता है, इसलिए एक दिन में 1/30 कार्य पूरा होगा। इसलिए 10 दिन में कितने कार्य पूरे होंगे? 1/30 गुने 10 बराबर 1/3 कार्य पूरा होगा। तब शेष कार्य कितना रह जाएगा? 1 - 1/3 बराबर 2/3 कार्य शेष रह जाएगा। अब प्रश्न से देखिए, 40 आदमी एक कार्य 30 दिन में पूरा करते हैं, इसलिए एक आदमी एक कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? 30 गुने 40 दिन में। इसलिए 30 आदमी एक कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे? 30 गुने 40/30। अब एक कार्य 30 गुने 40/30 दिनों में पूरा हो रहा है, इसलिए 2/3 कार्य 30 गुने 40/30 गुने 2/3 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करने के बाद 26.2/3 दिन आ जाएगा, यानी कि शेष कार्य जो है 26.2/3 दिन में पूरा होगा। 15वां प्रश्न है 1 - 1/2 इंटू 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/4 इंटू 1 - 1/5 इंटू ... इंटू 1 - 1/10 इक्वल टू व्हाट। तो इसको इस तरह से बनाते हैं, सभी को कैलकुलेट करेंगे। तो पहले वाले का 1/2, दूसरे वाले का 2/3, तीसरे वाले का 3/4, चौथे वाले का 4/5 ... लास्ट वाले का 9/10 आ जाएगा। अब हर एक अंश जो है पहले वाले हर से कट रहा है, तो पहला जो है उसका अंश रहेगा और लास्ट वाले का हर बचेगा। तो इसका आंसर 1/10 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी में है। तो इसका आंसर 1/10 हो जाएगा।